इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस के नोट्स एंड डीपीपी से लाइफ प्रोसेस जो हम लाइफ डेली लाइफ में चलती है प्रोसेस द प्रोसेस विच टुगेदर फंक्शन लाइफ प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन डाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एक्सीटेशन रिप्रोडक्शन ये लाइफ प्रोसेस है। नॉट न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट लगाते हैं न्यूट्रिशन द प्रोसेस एक्वायर न्यूट्रिएंट लेते हैं फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के ऑटोट्रोपिक होते हैं हेटरोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक होती हैं उन लोग फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक दो प्रकार के होते हैं फोटोट्रोपिक कीमोटोट्रोपिक फोटोट्रोपिक प्लांट करते हैं कीमोटो बैक्टीरिया करते हैं। हेटरोट्रोपिक तीन होलोजोइक सेप्रोफाइटिक पैरासाइट है होलोजोइक इंटरनल और डाइजेशन करते हैं सेप्रोफाइटिक ग्रेडियंट गेन से करते हैं तो आउटरनल एक्सटर्नल करते हैं ये डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म पर पैरासाइट। उसके बाद ह्यूमन में होता है होलोजोइक अमीबा में पैरामीशियम में ध्यान रखना एग्जाम्पल फंगस में होता है ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट होता है कसकटा में और अमरबेल में एग्जाम्पल याद रखना कसकटा अमरबेल। होलोजोइक स्यूडोपोडिया से करते हैं अमीबा पैरामीशियम। इंजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कन्वर्ट टू एनर्जी में इजेशन। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। माउथ से ही डाइजेशन होने लगता है। माउथ में केमिकल होता है स्लाइवरी अमाइलेस उसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने लगता है। 1 से 5 लीटर सलाइवा होता है। तीत होते हैं तीन प्रकार के होते हैं एक डाइप्रोडोंट होते हैं हेट्रोडोंट होते हैं एक सेक्रोडोंट होते हैं। डाइप्रोडोंट मिल्की के तीत होते हैं और ये परमानेंट तीत आ जाते हैं बाद में। और तीत प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट में से थैकोडोंट कहते हैं। इंसीजर होते हैं जो किसी चीज़ के काटने के काम में आते हैं बाइटिंग में। और कैनियर होते हैं वो वियरिंग फाड़ने के काम में आते हैं। और प्रीमोलास चबाने के और मोलास चबाने के लिए। उसके बाद अडल्ट में ये फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन में होता है अडल्ट का 2123 और चिल्ड्रन का 2102। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ऊपर वाले में तो ये आ जाएंगे 16 और नीचे भी कर देंगे तो 16 आ जाएंगे ऊपरी वाले कर देंगे 16 आ जाएंगे। दो पहले ऊपर कर देंगे फिर नीचे डिवाइड करके 16 32 हो जाएंगे ऐसे। तीत हार्डेस्ट पार्ट होता है ये स्टेप्टोकोकस मुचुरनस ये बैक्टीरिया होता है ये शुगर खाता है हमारी बॉडी से एसिडिटी करता है टेम्परेचर कम कर देता है इसलिए दांत गलने लगते हैं कैविटी में स्टार्ट हो जाते हैं। ईसोफेगस जो 25 मीटर की होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसमें। गैस्ट्रिक HCl होता है किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। म्यूकस जो प्रोटेक्ट करती है हमारे HCl से। पेप्सियोजन को एक्टिवेट करता है HCl जिससे पेप्सिन बनती है पेप्सिन प्रो होती है पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है। लाइपेज फैट का डाइजेशन करती है। ला फैटिको और इंटेस्टाइन विटामिन बी नहीं इंट्रिस्टिक फैक्टर होता है विटामिन बी एब्जॉर्प्शन करता है पूरे चैप्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं एक तो डिड्यूजनम होता है जिजुनम होता है इलियम होता है। स्टोमच से आया कायमा की फूड कायमा स्टोमच से आता है फूड उसे कायमा कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह में लीवर होता है लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर पैनक्रियास में होता है लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है उसकी नो डाइजेस्टिव इंजाइम उसके पास कोई डाइजेस्टिव इंजाइम होता है लीवर के पास। मेक करता है मीडियम अल्कलाइन मीडियम बनाता है एमल्सिफिकेशन करता है फैट का और ये स्टोर कहाँ पर करता है गॉल ब्लैडर में। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है उसे सुक्रोस इंट्रिकुलस कहा जाता है। और जो पैनक्रियास होती है वो क्या क्या करती है पैनक्रियास ट्राई करोगे तो प्रोटीन सीक्रेट करती है। और लाइपेस लाइपेस मतलब फैट अमाइलिस कार्बोहाइड्रेट आजा अमाइलिस कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन कंप्लीट है या तो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर और पैनक्रियास अलग अलग होते हैं एक नहीं होते लीवर और पैनक्रियास समझे। उसके बाद जो भिलाई होती है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है ऐसी घुमा के होती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए एब्जॉर्प्शन का यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है बिलाई समझा। एरिया सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं एक कैकुमम होता है एक कोलोन होता है एक रेक्टम होता है। रेक्टम पकड़ के रखता है तो लेटरिन करती नहीं बार तब तक एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का खाली स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये पूरा माइंड में पे याद रखना माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। माउथ सबसे माउथ में क्या होता है
तीत होती हैं भाई साहब। और केमिकल स्लाइवरी अमाइलिस होता है वो 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेते हो। बाकी बाद नीचे जाएंगे बोलस, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है फूड। बोलस में ईसोफेगस होते हैं, ईसोफेगस होते हैं नीचे। ईसोफेगस में 25 मीटर लॉन्ग होते हैं, मस्कुलर ट्यूब होते हैं, वहाँ में बेब लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन्हें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का हो जाता है। और बाकी बाद नीचे जाएंगे तो स्टोमच आओ, स्टोमच में HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्स्यूजन होता है और लाइपिस होता है और इंटेंसाइल फैक्टर होता है, इंटेस्टाइल फैक्टर होता है। HCl होता है वो हमें किल्स करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। और म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है HCl से। और पेप्स्यूजन होता है वो एक्टिवेट करता है HCl होता है, पेप्सियन को एक्टिवेट कर देता है, तो पेप्सिन सीक्रेट करता है, वो प्रोटीन डाइजेशन में काम में आता है। और फैट लाइपेस होता है फैट को डाइजेशन करता है। और जो इंटरनल फैक्टर होता है वो एब्सॉर्प्शन ऑफ B12 को, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करता है। और जो स्टोमच होता है वहाँ में कार्बो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन फैट को डाइजेशन होता है, प्रोटीन को डाइजेशन होता है। बाकी बात स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूजिनम जुजिनम इलियम जहाँ बताओ ट्रिप्सिन होते हैं, लाइपिस होता है, एक अमाइलिस होता है। लाइपिस फैट को करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और होता है। बाकी बार नीचे जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कोइलनम होता है, कोलम होता है और एक्टम होता है, ये रिमेनिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं भाई ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तभी तो एब्जॉर्ब हो भाई। कार्बोहाइड्रेट मुँह में 30% एब्जॉर्ब हो जाता है, को करते अमाइलिस, अमाइलिस मतलब स्लाइवरी अमाइलिस करते हैं भाई। बाकी बस प्रोटीन हमें काय में कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में, तभी तो सेल एब्जॉर्ब कर पाएंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो भाई तो पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, पेप्सिन पेट में पाया जाता है, ट्रिप्सिन पेनक्रियास में पाया जाता है। मतलब फैट होता है वो लाइपिस करता है, लाइपिस पेट में होता है, पेनक्रियास में होता है। लाइपिस फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, फैटी एसिड ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन खत्म होता है। क्वेश्चन, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है ब्रीथिंग, एक रेस्पिरेशन को पार्ट है। रेस्पिरेशन पूरी होता है जब सेल में ऑक्सीजन जा रही है, फूड और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी बना रही है, बायो कहेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं और रेस्पिरेशन टेक प्लेस होते हैं सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, समझे। और साइटोप्लाज्म होता है वो, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कार्बन के मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है पायरुवेट में, तीन पायरुवेट में फैट ऑफ पायरुवेट होते हैं। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो जो कि उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड में एनर्जी लेके आएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी लिख रहेगी। और एनाएरोबिक जब अब ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं हो गई तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और जो ईस्ट हो गई जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गई तो फर्मेंटेशन होगा। जब एक ही कार्बन को मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं, इथेनॉल लिख रहे हैं और H2O लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जाते एनडीए में 2-3 बार सवाल पूछ लेंगे, 2-3 एग्जाम में। बाकी बात एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पूरा खत्म होता है। रेस्पिरेशन सबसे नेजल पैसेज होता है, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। फेरिंग्स पहले आता है फिर लैरिंग्स, तो PL कहेंगे, LP होगा वो गलत होगा। फेरिंग्स पहले लैरिंग्स बाद में आता है। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी फूड के लिए। उसके बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स क्या होता है वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद विंड पाइप आता है, उसे ट्रेकिया कहा जाता है, ट्रेकिया। और एपिग्लोटिस होता है बंद हो जाता है तो खाना चला जाता है, खुल जाता है तो सांस लेते हैं, उससे लीलते हैं भीतर को, तब एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। उसके बाद नीचे आती हैं तो उसे 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग होती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम द कोलैप्सिंग से। उसके बाद नीचे जाते हैं तो ब्रोंकियाई आता है, ब्रोंकियाई होता है पहले, ब्रोंकियाई डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, फर्स्ट ब्रोंकियोल, सेकंड ब्रोंकियोल, थर्ड ब्रोंकियोल में। बाकी में एल्वलाई आता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। रेस्पिरेटरी जोन होता है, ये कंडक्शन जोन होता है। और जो दिल होता है हमारा राइट साइड में होता है ज़्यादा। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं कहाँ से? एल्वलाई से। उसके बाद नीचे जाएंगे डायफ्राम। चाहिए तो डायफ्राम क्या करता है, इस प्रकार से ये नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में होता है, ये एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे ही चाहिए तो डायफ्राम क्या करता है, इस प्रकार से ये नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में होता है, ये एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इतनी जो जगह थी ये मिल गई एक्स्ट्रा लंग्स को, ये ऐसा था ये ऐसा हो गया, तो इतनी जो जगह थी वो भी लंग्स को मिल गई फूलने के लिए, तो फूलने के लिए जगह दे देता है। अब जब हम सांस छोड़ेंगे तभी दोबारा ऐसा हो जाएगा, फिर सांस ली ऐसा, सांस छोड़ी ऐसा, सांस ली सांस छोड़ी। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम का कब कैसा मूवमेंट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लिखे इनहेलेशन यानी कि सांस लेते वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल रिलैक्स स्टेट में तो ऐसी है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। यही एक्सहेलेशन के वक्त पे नोट कर लेना, ठीक है। एक्सहेलेशन के वक्त पे रिलैक्सेस एंड अपवर्ड्स मूवमेंट दोबारा से इसका हो जाएगा। तो ये डायफ्राम की चर्चा हो गई। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को बच्चे?
डायफ्राम हो गया। अब आगे देख डायफ्राम 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 के बाद आगे देखो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 बाहर जाती है, O2 अंदर जाती है एल्वलाई में, ब्लड वेसल से ब्लड में जाती है, सेल में जाती है, सेल से CO2 निकलती है, वो ब्लड में आती है, एल्वलाई में जाती है, बाहर निकल जाती है। और फूड प्लस O2 रेस्पिरेशन होता है ये। RBC हीमोग्लोबिन होती है वो। RBC कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि आयरन होती है उसमें। रेड ब्लड सेल। अलग अलग बीमारी, अस्थमा, अस्थमा में वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोई। और इन इम्फेंसिम सिगरेट फूकोगे तो होता है। ऑक्यूपेशनल अलग अलग होता है। निमोनिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसके नीचे नोट से फाइबर्स आ जाते हैं। तम्बाकू फूक देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग करता है तो CO होता है, वहाँ में CO जाता है, CO ते बॉन्ड मिला देते हीमोग्लोबिन, बात बनाए ऑक्सीजन ते देर बनाते हीमोग्लोबिन, CO2 ते जल्दी मिला देते बस कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। CO2 इन्फ्लामेशन है जाता ब्रोंकियोल को, यहाँ में ब्रोंकियोल को इन्फ्लामेशन। अब जब हम नीचे माइंड मैप पे जाओ तो क्वेश्चन है माइंड मैप नीचे, जीरो माइंड मैप। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है बहुत। अस्थमा, उस्मा, अस्थमा का तो वीजिंग साउंड आता है, वीजिंग साउंड, सांस आते वीजिंग साउंड ना, हाँ वो होता है। और चेस्ट टाइटनेस है या तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल इन्फ्लामेशन में इन्फ्लामेशन फून जाता है, फून आ जाता है मैंने पे। वहाँ पर इम्फेस्थमा का तो क्रोनिक है या तो सिगरेट फूकते तो होते हैं, एल्वलाई वॉल होते हैं डैमेज हो जाते हैं, सरफेस एरिया कम है या तो एब्जॉर्प्शन को समझे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का होता है इन्फ्लामेशन है या तो फाइबर्स जम जाते हैं, तम्बाकू खाए तो हो जाता है, बस कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। बाकी में निमोनिया हो तो मैम फ्लूइड फिल जाता है एल्वलाई में। और ट्यूबरक्लोसिस हो तो बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी मायो बैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड और लिम्स होता है पूरा खत्म। अब आगे वाला पार्ट आगे देख, हमने डाइजेशन पढ़ लो और रेस्पिरेशन पढ़ लो। अब आओ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में सर्कुलेशन को करवा दो, ब्लड करवा दो, लिम्फ करवा दो, ब्लड करवा दो, लिम्फ करवा दो, सर्कुलेशन। ब्लड, लिम्फ और ब्लड वेसल्स। हार्ट का हो तो हार्ट, राइट एट्रियम ऊपर वाले को कहता है, राइट एट्रियम कह सकता है, ऑरिकल कह सकता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहता है, समझो। सबसे पहले ऑर्गन से ब्लड जाओ तो हार्ट में, ऑर्गन से ब्लड जा रहा है हार्ट में, डीऑक्सीनेटेड तो हो गया हार्ट में, चलो राइट एट्रियम में जाओ, राइट वेंट्रिकल में जाओ, बाकी लंग्स में जाओ, लंग्स में जाओ बाकायदे जाते हो पल्मोनरी आर्टरी थे। जैसे आर्टरी होता है वो ऑक्सीनेटेड वगैरह होते हैं, भत्ते हैं। और और बीन होता है वहाँ में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जा रही है, तो लंग्स को, लंग्स सुनते लेफ्ट एट्रियम में जावे को पाइप को ले जाई पल्मोनरी बीन। वैसे पल्मोनरी बीन ऑक्सीनेटेड ले जा रही है, वैसे डीऑक्सीनेटेड ले जाते हैं पल्मोनरी बीन। फिर नीचे जावे को लंग्स सुनते, लंग्स लेफ्ट वेंट्रिकल, वो लेफ्ट वेंट्रिकल तो को ले जावेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल तो अयोटा ले जावेगी। वो कैसी हो गई? वो अयोटा को हो गई, आर्टरी हो गई, समझो अयोटा। और बीन है लार्जेस्ट वेना कावा हो गई जो ऑर्गन से लंग्स की तरफ ले जाए, ऑर्गन से बॉडी हार्ट की तरफ ले जा रही है। बाकी बात बॉल्व होते हैं, एक दो चार बॉल्व होते हैं। एक तो पल्मोनरी वो ट्राइकस्पेट बॉल्व होते हैं लंग्स दोनों हार्ट्स के बीच में, और एक बाइकस्पेट बॉल्व होता है। ट्राइकस्पेट काय के बीच में होता है, ट्राई करोगे तो लेफ्ट राइट बॉल होता है। नीचे सेमी लूडर बॉल होते हैं जो बचाव होता है, काय जैसे ब्लड ऊपर जा रहा हो, काय में लंग्स में जा रहा हो तो बैक नहीं मारे बात, सेमी लूडर बॉल बचाते हैं। बाइकस्पेट और ट्राइकस्पेट, बाइकस्पेट ट्राइकस्पेट ट्राई करोगे तो रेडी तो हो जाता है, ट्राई करोगे तो रेडी। 1 मिनट में 72 टाइम रखा तो है भैया को, ये तो बब्बू मैं तो कह रहा हूँ, सोचो तभी डाल में फोन में डाल दूंगा। 1 मिनट में 72 टाइम रखा तो है। और 1 हार्ट बीट होते हैं 0.8 सेकंड में होते हैं 1 हार्ट बीट। और स्टेथोस्कोप होता है, बताओ तो हार्ट बीट है। एक होता है टैकियोकार्डिया, टैकोकार्डिया होता है हाई ब्लड प्रेशर है तो, और ब्रेडियोकार्डिया होता है लो ब्लड प्रेशर है तो। सबसे पहले सिंगल आता हो पेस मेकर में आता है ऐसे नोट्स कहता है, सीनो एट्रियल कहता है। बाकी बाद ईवी नोट्स में जाता है भाई एट्रियो वेंट्रिकल प्लस कहता है, पेस स्टिल कहता है। बाकी बाद बंडल ऑफ इज में जाता है। बाकी बाद परकिंजी में फाइबर्स में जाता है। मायोजेनिया, मायोजेनिया मतलब हम हथाएँ हमारा हार्ट ब्रेन के कंट्रोल में ना हो तो, पर जो न्यूरोजेनिया होता है इनको हार्ट ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन को नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ जो ग्राफ लग रहा तो वाको नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
ब्लड वेसल, आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, कैपिलरी होते हैं। आर्टरी होता है वो ऑर्गन, हार्ट है तो ऑर्गन की तरफ ले जाते हैं, ऑर्गन फ्रॉम ले जाते हैं, हार्ट है तो अवे ले जाते हैं आर्टरी। और वेन होते हैं वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं। आर्टरी होता है मामे थिक वॉल्व होते हैं, थिक काय को हो गई, काय को प्रेस ब्लड जाता है। और वेन में प्रेस ना जा जाके लगा थिन होते हैं। और वेन में वॉल्व होते हैं, वॉल्व काय को बैक फ्लो नहीं करते, नीचे तो ब्लड ला रही है, वेन ही चलाते बेना कावा, तो जब भी तो वहाँ पे बैक नहीं मारते, जाके ले होता है। कैपिलरी गैसेस एक्सचेंज करता है कैपिलरी में। कॉन्ट्रैक्शन होता है भाई सिस्टोटिक, और रिलैक्सेशन को डायोस्टोटिक कहते हैं। कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। आर्ट्रियोल्स, नीचे जाते हो आर्ट्रियोल, आर्टरी होते हैं, आर्ट्रियोल में डिवाइड होते हैं, फिर गैसेज एक्सचेंज होता है वेनियोलस। 5 लीटर ब्लड जो इम्पोर्टेंट है, 5 लीटर ब्लड बनता है। आगे वाले पार्ट के नोट्स हैं इसमें। ब्लड, ब्लड क्या होता है? 50.15% उसमें मैट्रिक्स होता है और 90% प्लाज्मा होता है। और सेल, सेल और 45% आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा में प्लाज्मा कितने टाइप के? 3 टाइप के प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा में। एक एल्ब्यूमियम होती है, ग्लोलुवियन होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं। वो ऑस्मोटिक डिपेंड करता है, डिफेंड करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी हम एर्थ्रोसाइड कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइड कहते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड कहते हैं। थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट का होता है, थ्रोम्बो मतलब थ्रो ही तो करते हैं, वाइट तो लगता है तो खून, क्लॉटिंग होते हैं तो थ्रोम्बोसाइड ट्रिक होते हैं, याद कर सकते हैं। और ल्यूकोसाइड और ये ऑस्मोटिक कहते हैं, डिफेंस करते हैं। इनकी लाइफ टाइम इतनी होते हैं, इतनी होते हैं, इतनी होते हैं, स्पेन में जाके मौत आ जाते हैं। आरबीसी होते हैं। फिर माइट्रोकोंडिया होती, माइट्रोकोंडिया होगी तो एनर्जी खुद पर पी जाएगी, खत्म कर दी जाके, फिर सेल तक नहीं जा पावे जाके, ऑक्सीजन खुद पी जाओ माइट्रोकोंडिया जाके ना, माइट्रोकोंडिया होती। उसके बाद साइटोपिन, साइटोपिन मतलब कहता है कुछ चीज़ कमी आ जाए, वैसे तुम्हें प्लेटलेट की कमी आएगी तो कहो दोस्त तुम कहते हो थ्रोम्बोसाइटोपिन है वो, भाई तू घबराया हुआ क्या कहते होते हैं प्लेटलेट में, थ्रोम्बोसाइटोपिन और थ्रोम्बोसाइटोसिस ज़्यादा है या वो। वाइट ब्लड सेल दो प्रकार के होते हैं। वाइट ब्लड सेल जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ऐसे होता है। वाइट ब्लड सेल होता है बाबू के दो होता है प्रकार होता है वाइट ब्लड सेल के, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक एग्रोनुलोसाइट होता है। इनके अलग अलग टाइप होता है, एक बेसोफिल होता है, ईसोफिल होता है, एक न्यूट्रोफिल होता है, एक मोनोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट होता है। जो जे सबसे ज़्यादा का होता है, मैक्सिमम का होता है न्यूट्रोसाइल होता है, जो हमें डिफेंस में तो काम करता है। वाइट ब्लड सेल तो फैगोसाइड मतलब मार देता, खाई जाता, कोई अलग पैथोजन आता हो भाई, और जी इम्यून सिस्टम में प्रकार करते हैं, एनर्जी में काम करते हैं, इन्फ्लामेशन में काम करते हैं। ये थ्योरी फट सकता हो, अगर तो डाउट आवे तो डाउट ही नहीं होगा वैसे भी ब्रो, अगर डाउट आवे फिर भी थ्योरी फट। अब कार्डिएट अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का नाम यूज होता है मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब कोरोनरी में आर्टरी में वो कोलेस्ट्रोल जम जाता है जाके लें, तब हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रोल जम जाता है। और ब्लड ग्रुपिंग को कार्ल लैंडस्टीन ने दो। एंटीजन होता है वो दुश्मन होता है, एंटीबायोटिक सिपाही होता है। एंटीजन ए हो गया तो बाकी ब्लड ग्रुप एंटीबायोटिक अपोजिट होता है। जैसे एंटीजन का ऊपर ए है तो एंटीबायोटिक बाकी बी होगी, और बी है तो ए होगी, और ए भी दोनों है तो कछू नहीं होगी एंटीबायोटिक। और ए हो गया वहाँ पे जीरो मतलब कोई वो हो गया तो हम दोनों हो गई। ए बी मतलब ए का ऊपर ए एंटीजन है, एंटीबायोटिक ओ के पास ए हो गया, बी हो गया, ओ के पास तो ए हो गई, बी हो गया, समझने वो मतलब डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है वो। ए में दे सकते हो, समझने दे सकते हो, वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक वो पे तो कोई एंटी मतलब कोई दुश्मनी ना हो, तो ए बी तो मतलब चाहता डोनर कर सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, ए बी ओ दे सकते हो। पर जो ए बी है तो बाबा दोनों एंटीजन है भाई, दोनों दुश्मन है, बाकी बात तो वो एक हुए ना दे सकते, समझ रहे हो, अच्छी होती है प्रॉब्लम। अब बाकी बात जो ब्लड ग्रुपिंग देखिए, आर एच ग्रुप होता है, आर एच ग्रुप रेहसन मंकी ने दो जी। आर एच ग्रुप कौन सा? आर एच को मतलब एंटीजन एंटीबायोटिक है, आर एच जन का होता है। जैसे वहाँ पे दुश्मन तो होता है, बाकी दुश्मन पे एक और दुश्मन आया हुआ आर एच एन पॉजिटिव है तो वो एंटीबायोटिक
बाकी भाई एंटीबायोटिक नहीं हो गई, एंटीबायोटिक हो तो खाई जा मैं। और RH नेगेटिव है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक हो गई और RH रेजिस्टेंस होवे को। अगर कोई A पॉजिटिव है तो वहाँ पे एंटीजन ए होवे को और RH जन हो गई एंटीबॉडीज। अगर कोई नेगेटिव है तो एंटीबॉडीज हो गई और ए एंटी हो गई और B होवे को वहाँ पे एंटी हो गई, एंटी बॉडीज हो गई और B होवे को। पर RH जन नहीं होवे पॉजिटिव, RH जन हो तो ऐसे ही ब्लड ग्रुपिंग है समझ। दर्शाता है। अब अगर मैं एंटीबॉडीज की यहाँ पे चर्चा करूं, एंटीबॉडीज तो क्या इसके पास में एंटी आरएच एंटीबॉडी होगी? नहीं यार, वो खुद से लड़ जाएगा। इसके पास में होगी, हाँ इसके पास में एंटी आरएच एंटीबॉडी होती है, इसके पास में नहीं होगी। ये है कहानी, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले के पास में एंटीजन कौन कौन से होंगे? ए और आरएच दोनों लिखो, ठीक है। यही अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं कि इसके पास में कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, तो अब ये बताइए जरा। और यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे होंगी, ठीक है, यानी हम ये कंसेप्ट यूनिवर्सल डोनर में एक है ओ पॉजिटिव और एक है ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसके पास कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं यानी कि कोई एंटीजन जिसके पास नहीं होगा, वो आपका यूनिवर्सल डोनर होगा। इनमें से किसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, बताइए, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? आप भी दो ऑप्शन है, नो से पारी यानी नेगेटिव के पास में, यानी कि असली विनर कौन है हमारा? ये है यूनिवर्सल डोनर, ना कि ओ पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर। उसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी ना, एंटी आरएच एंटीबॉडी इसके पास ना होगी तो खुद वही हाल है भैया। तो ये वाला जो है ये भी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अब मैंने कैसे याद रखा था, डोनर यानी कि नेगेटिव और एक्सेप्ट करना यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा एक्सेप्टर होगा, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव डोनर होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पे समझ। जब प्रेगनेंसी होती है उसमें एक ही टाइप के हो जाते हैं तो मार देंगे नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कर देंगे, इसलिए बच्चे को बचाने के लिए होता है ये सब सिस्टम। अरे समझ रहे। आया बच्चे का, तो माने इस पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना ली, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज मां के शरीर में पड़ी हुई है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सेकंड प्रेगनेंसी है मां की, और यहाँ पे दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन पैदा बॉडीज थी पहले वाली प्रेगनेंसी की वजह से। अब बच्चे के कांटेक्ट में आते ही ये एंटी आरएच बॉडीज चली गई हैं बच्चे के शरीर में, और ये बच्चे के खून को खत्म करने लग जाएंगे। मां के ना चाहते हुए भी बच्चे के खून यहाँ पे खत्म होता जाएगा, बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, बच्चे की डेथ भी हो सकती है मां के ना चाहते हुए। दिस कैन टर्न इनटू अ वेरी फेटल एक्सीडेंट। एक्सक्रीशन के नोट्स। प्रोटीन में अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, वो अमोनिया अमोनोटेक होता है, यूरिया में यूरियोटिक होता है, और यूरिक एसिड में यूरिकोटेलिक होता है। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है इसमें, सीक्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है इसमें कम, इसमें और कम। इसमें वोनी फिशेस होती हैं, एक्वेटिक एम्फियन आती हैं, और इसमें मैमल्स आते हैं, आदमी आते हैं, फिश एक रेयर एग्जाम्पल है, और टेरिस्टर इसमें रेप्टाइल वेप्टाइल आते हैं। किडनी होती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 में ब्रेथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी यूरेटर यूरिनरी यूरेथ्रा। सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट तो बाद चला जाएगा, तो प्रोडोक्साइटिस होगा। उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रूफ ऑफ एंडेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट होगी। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसका सेलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन, कुछ भी रह जाएगा उसे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। उसके बाद सीक्रेशन उसमें डाल दिया जाएगा, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा, और कलेक्टिव डक्ट से नीचे होकर लेकर जाएगा। वाटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर लेकर जाएगा, कम होगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये समझो। शरीर अपना ब्लड प्रेशर अपने आप कैसे रेगुलेट करता है ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अपना ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करता है शरीर अपने आप। जब ज़्यादा खराब हो जाता है तो दवाइयों की दिक्कत होती है, कम होता है तब ये अपने आप रेगुलेट करता है।
एल्डोस्टेरोन का मेन काम वॉल्यूम बढ़ाने का होता है पानी को मिलाकर, ठीक है। तो ये है कहानी, दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। और इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन सोया हुआ एंजाइम है। तो सबसे पहले किडनी आती है, ठीक है। किडनी रेनिन को सीक्रेट करती है और उसके बाद में इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। लेकिन अभी भी ज्यादा हुआ नहीं है तो इसको 2 में कन्वर्ट करना है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना है। तो लंग्स की सहायता भी पड़ेगी, लंग्स एक एंजाइम रिलीज करेंगे, वो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक्टिव वाला प्रकार है। ये सेकंड वाला जो प्रकार है, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा वेसल्स को, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ हद तक आपका बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो है एंजियोटेंसिन 2, ये आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स बैठे हुए हैं, उनसे ये रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन किडनी से पानी खींचेगा, रामू काका की तरह ये ब्लड में पानी मिलाएगा और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो ये है कहानी, देखो कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्वड है। तो इसलिए इसको बोला रेनिन जो किडनी से रिलीज हुआ था, एंजियोटेंसिन जो कि आपका लिवर से सोया हुआ एंजाइम रिलीज हुआ था, और एल्डोस्टेरोन जो कि किडनी के ऊपर बैठे हुए एड्रिनल ग्लैंड्स से रिलीज हुआ था। ये तीनों के चलते हो रहा था सारा काम, इसलिए इसको बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये रिलीज करता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो दोबारा से कम हो जाएगा। कैसे? वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट की थी उनको डायलेट कर दो, बचाया था ना पाइप को, उसको वापस खोल दो, अपने आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको कम करना है तो वेसल्स को डायलेट कर दो। ये एएनएफ होता है। एएनएफ का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियल ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेमोरी होती है, उसे न्यूट्रोफिल्म कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, हाई डेंसिटी होती है, लिपोप्रोटीन होती है उसमें, बैड कोलेस्ट्रॉल में लो डेंसिटी होती है, लिपोप्रोटीन उसमें भी होती है, उसमें HDL होती है, उसमें VHDL होती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसमें LVH की जगह L होती है बैड वाले में, क्वेश्चन था, इसको याद रखना। इसमें देखिए गलत दिया, VLDL नहीं होती, VHDL होती है गुड़ वाले में। DPP लाइफ प्रोसेस की, इसमें है फोर्थ क्वेश्चन रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, स्पिंटल मसल होती है वो। फोर्थ वाले का गलत, फोर्थ वाले के बाद है फिफ्थ वाला सही है, फिफ्थ वाला होगा तो रेनिन होगा। फिफ्थ वाले के बाद नाइन्थ वाला रॉन्ग है, उसमें बी होगा, ईसोफेगस। टेंथ वाले में डी होगा, पेनक्रियाटिक जूस होता है वो करता है इनको, ट्रिप्सिन को। और उसके बाद 11th वाला गलत है, 11th वाले में होगा बी, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। उसके बाद 18th वाला उसमें होती है बी वाला होगा राइट आंसर इसका, विटामिन डी होती है। उसके बाद 16 उसका होगा सी, हाइपोथैलेमस। उसके बाद 28वां उसका होगा ए ओनली, इनकरेक्ट होगी, बी वाले में वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है इथेनॉल के साथ में, थोड़ा डाउट आ गया था, और सब सही है।